मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 12th की क्लास में बच्चों, सिविक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रीमती रितु अरोड़ा, आपकी सिविक्स अध्यापक। पिछले लेक्चर में हम लोग भारत चीन संबंधों पर अध्ययन कर रहे थे। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम आज पढ़ेंगे भारत और चीन के मध्य विवाद के मुद्दे। भारत और चीन के मध्य विवाद के अनेक मुद्दे हैं जिस पर लगातार भारत और चीन के मध्य संबंधों में कड़वाहट आती जा रही है। सबसे पहला मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा है सीमा विवाद, यानी देश की जो सीमा रेखा है उसको लेकर के दोनों देशों के मध्य लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। विशेष रूप से तब से जब सन 1962 में भारत चीन युद्ध के समय चीन ने भारत के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर अपना अधिकार कर लिया था और उसे चीन आज भी अपना क्षेत्र बताता है। तब से सीमा विवाद दोनों देशों के मध्य उत्पन्न हो गया था। मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के मध्य बच्चों जो सीमा रेखा मानी जाती है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो मैकमोहन रेखा एक ऐसी रेखा है जो भारत और चीन के क्षेत्र की सीमा निश्चित करती है। यह रेखा सन 1914 में भारत, चीन तथा तिब्बत के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन द्वारा निश्चित की गई थी। सन 1926 तक चीन ने कभी मैकमोहन रेखा को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार नहीं किया, किंतु सन 1956 के पश्चात चीन ने इस रेखा पर अपनी आपत्ति प्रकट करना प्रारंभ किया। इस प्रकार मैकमोहन रेखा के संबंध में भी दोनों देशों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश संबंधी मुद्दा, ये दोनों ही क्षेत्र बच्चों भारत के अंतर्गत आते हैं। अक्साई चीन पर भी चीन अपना अधिकार कर रखा है, जबकि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अक्साई चीन भारत का ही क्षेत्र है और चीन ने उसमें अवैध यानी कानूनी रूप से नहीं, गलत तरीके से अवैध रूप से नियंत्रित कर रखा है, लेकिन चीन इसे छोड़ना नहीं चाहता है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करता है। वह अरुणाचल प्रदेश को चीन का अविभाज्य अंग बताता है। उसके ऐसे कथनों से दोनों देशों के बीच संदेह या विवाद उत्पन्न हो गया। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा का मुद्दा। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा की भारत में उपस्थिति चीन के लिए निरंतर एक परेशानी का कारण रही है। चीन ने अनेक बार कहा है कि तिब्बत में अशांति फैलाने के पीछे दलाई लामा का हाथ है। वास्तविकता ये है कि चीन तिब्बत में अपना प्रभाव बढ़ाता चला जा रहा है ताकि वह उसे अपने देश में मिला सके और भारत के लिए खतरा पैदा हो सके। नेक्स्ट है चीन का पाकिस्तानियों को हथियार की आपूर्ति करना। चीन ने सदैव पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति की है जिसका प्रयोग पाकिस्तान भारत के विरुद्ध करता था। इसके लिए भारत ने कई बार चीन से इसका विरोध भी जताया। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को विकसित करने में एवं मिसाइलों के निर्माण करने में भी चीन ने अहम भूमिका निभाई। घुसपैठ से घिरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा बच्चों? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह भारत का एक केंद्र शासित या संघ शासित क्षेत्र है जिसमें भी लगातार चीन बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर रहा है, यानी वहाँ पे आके अपना रहने का ठौर ढूंढ रहा है। चीनी मछुआरों के वेश में आकर के वो यहाँ पर आकर के जासूसी करते हैं और यहाँ घुसने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। माओवाद से घिरता नेपाल। तिब्बत को नियंत्रण में लेने के बाद चीन की नज़र नेपाल पर टिकी हुई है। वह नेपाल की माओवादी साम्यवादियों का गढ़ बन चुका है। भारत नेपाल के घनिष्ठ संबंध चीन को रास नहीं आ रहे। चीन नेपाल में अपना सैनिक अड्डा बनाने के लिए प्रयासरत है। चीन ने अपनी सड़कों को जिस तरीके से नेपाली सड़कों से जोड़ लिया है उससे चीनी खतरे को नेपाली सेना के रास्ते, नेपाल सीमा के रास्ते भारत के दरवाजे पर ला करके खड़ा कर दिया है। यानी भारत के लिए ये एक आपत्तिजनक बात है या भारत के लिए बहुत ही खतरे की बात है कि चीन निरंतर नेपाल पर भी अपना अधिकार कर रहा है। हिंद महासागर में भी चीन अपनी पैर जमाता रहा है।
बंगाल की खाड़ी में उसका दबदबा बनाने के लिए उसने म्यांमार से बच्चों कोको द्वीप खरीद लिया। एक द्वीप है जिस पर जो कि चीन ने म्यांमार से खरीद लिया और उस द्वीप पर अपने सैनिक हथियार सैनिक अड्डे बना रहा है। इसी तरह अरब सागर में भी उसने अपने पैर फैलाने के लिए पाकिस्तान में कराची के पास ग्वादर का बंदरगाह बना लिया है। वहाँ से वो निरंतर भारत विरोधी कार्य करता है और चीन का विरोधी रवैया, चीन भारत की परमाणु नीति की आलोचना करता है और सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का भी विरोधी कौन है? सिर्फ और सिर्फ चीन ही है। बाकी सभी सदस्य देश चाहते हैं कि भारत भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश हो जाए, लेकिन चीन ऐसा होने नहीं दे रहा। भारत और चीन के मध्य संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में क्या क्या सुझाव हैं? पहला, बातचीत के माध्यम से विवादों का हल निकाला जाना चाहिए। दोनों देश की सरकारें, नेता, जन संचार माध्यम पारस्परिक बातचीत के द्वारा हर विवाद का समाधान निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि सीमा से जुड़ी हुई समस्याओं को परस्पर कुछ क्षेत्रों को ले देकर भी बिना लड़ाई झगड़े के, बिना भारतीय प्रतिरक्षा और वास्तविक अखंडता को हानि पहुंचाए स्थायी मित्रता, शांति और परस्पर सहयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समान दृष्टिकोण अपनाकर सहयोग को बढ़ावा देना। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यथासंभव समान दृष्टिकोण अपनाकर और परस्पर सहयोग देकर के विकसित देशों के आर्थिक, वैज्ञानिक और सैनिक साजो सामान की उन्नति के लिए सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां अपना करके इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया। आतंकवाद, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण संबंधी समस्याओं में सहयोग की नीति, दोनों देशों ने इस दिशा में सहयोग की नीति को अपनाने का प्रयास किया है। दोनों देश पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित फैलने वाली समस्याओं के समाधान में सहयोग दे रहे हैं। यात्राओं और सांस्कृतिक संबंधों में वृद्धि करना, दोनों देश के प्रमुख नेता समय समय पर एक दूसरे के देशों की यात्राएं करें तथा उनके अपने विचारों का आदान प्रदान करें, जिससे दोनों देश में सद्भाव और मित्रता स्थापित हो। दोनों देशों में सांस्कृतिक संबंध हो, इसलिए एक दूसरे के देशों के साहित्य के अध्ययन अध्यापन को बढ़ावा दिया जाए। दोनों देश में कलाओं का आदान प्रदान किया जाए। व्यापार में वृद्धि करना या व्यापार को बढ़ावा देने की नीति को अपनाना होगा। भारत और चीन में पारस्परिक व्यापार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वर्तमान में भारत चीन के मध्य निकटता को बढ़ाने में आर्थिक व्यापारिक संबंधों में सुधार की मुख्य भूमिका रही है। इन व्यापारिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है सीमा पर व्यापार को बढ़ावा देने की नीति। इससे दोनों देशों में व्यापार में तीव्र गति से वृद्धि होगी। इस दिशा में और अधिक प्रयास किए जाने आवश्यक अब है। चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्थाएं और मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती। आप सभी जानते हैं बच्चों कि वर्तमान समय में विश्व में जैसे अमेरिका का वर्चस्व है, उसी तरीके से विश्व में चीन भी निरंतर प्रगति कर रहा है। चीन, भारत ये ऐसी शक्तियां बनकर के उभर रहे हैं जो आने वाले समय में अमेरिका को चुनौती देने की सामर्थ्य रखते हैं। चीन और भारत विश्व की उभरती हुई दो आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं हैं। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दोनों देश प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए अब ये कहा जा सकता है चीन और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में है। चीन की वर्तमान स्थिति क्या बच्चों? चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश है। इसके पास परमाणु शक्ति है। चीन के पास विश्व की सबसे बड़ी सेना है और यह बड़ी तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तरीय बना रहा है। भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।
भारत ने संचार, तकनीकी, विज्ञान एवं सूचना के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में किसी भी देश से अधिक उन्नति की है। भारत के पास एक शक्तिशाली सेना है और भारत एक परमाणु संपन्न जिम्मेदार राष्ट्र है। अतः यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि आने वाले समय में चीन और भारत एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती देने की स्थिति में आ सकते हैं। इसलिए इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, चीन और भारत दोनों एशिया की दो प्राचीन, महान, शक्तिशाली, साधन संपन्न देश हैं। दोनों में परस्पर सुदृढ़ता, मित्रता और सहयोग अमेरिका के लिए चिंता का कारण बन सकता है। चीन और भारत दोनों की जनसंख्या 2 अरब 70 करोड़ से भी अधिक है। विश्व का हर तीसरा मानव, यदि पूरे विश्व की जनसंख्या देखी जाए तो हर तीसरा मनुष्य इन दोनों देशों में रहता है। इतना विशाल जनमानस भारत और अमेरिका में है। इतना विशाल जनमानस अमेरिका के निर्मित माल के लिए एक विशाल बाजार पैदा कर सकता है। दोनों देश पश्चिमी व अन्य देशों को कुशल और अकुशल सस्ते श्रमिक दे सकते हैं। कुशल श्रमिक भी दे सकते हैं, यानी जो किसी कार्य को करने में ट्रेंड हैं, और अकुशल श्रमिक भी दे सकते हैं। भारत और चीन दोनों की अर्थव्यवस्थाएं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं। दोनों देश विदेशी पूंजी निवेश का स्वागत करके यहाँ आर्थिक विकास की गति को तीव्र बनाए हुए हैं। तेजी से आर्थिक विकास करके ये आर्थिक क्षेत्र में एक ध्रुवीय विश्व को चुनौती दे सकते हैं। दोनों राष्ट्र अपने यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में परस्पर सहयोग करके प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति कर एक ध्रुवीय विश्व को चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं। दोनों देश विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेते समय अमेरिका की मनमानी शर्तें थोपने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगा सकते हैं। और लास्ट, दोनों देश बहुउद्देशीय योजनाओं में, यातायात के साधनों के विकास में, जल विद्युत निर्माण क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग और आदान प्रदान की नीतियां अपना करके अपने को शीघ्र महाशक्ति की श्रेणी में ला सकते। अब बच्चों, इस चैप्टर में बहुत थोड़ा सा हिस्सा रह गया है कि चीन की नियंत्रित अर्थव्यवस्था और आज की अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, या जापान और दक्षिणी कोरिया किस प्रकार उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज से संबंधित, आज जितना समझाया है बच्चों, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, भारत और चीन के मध्य विवाद के मुख्य मुद्दे स्पष्ट कीजिए। दूसरा, भारत और चीन के मध्य संबंधों को बेहतर बनाने हेतु कोई 4 सुझाव दीजिए। और तीसरा है, चीन व भारत की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति स्पष्ट कीजिए। आसान है बच्चों, और दोनों प्रश्न आपके लघु प्रश्न के रूप में हैं। बहुत छोटा नहीं लिखेंगे, लघु प्रश्न के रूप करें। आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो इसका लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद आपका ये चैप्टर, यानी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। साथ साथ बच्चों याद जरूर करिए, क्योंकि बिना याद किए, बिना समझे अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको आगे की बातें समझ में नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।